कांग्रेस पार्टी राजस्थान जैसे राज्य में जहां सिर्फ 7% मुसलमान आबादी है, वहां भी बरकतुल्ला खान को मुख्यमंत्री बनाती थी। बिहार में अब्दुल गफूर को मुख्यमंत्री बनाती थी। महाराष्ट्र में अब्दुल रहमान अंतुले को मुख्यमंत्री बनाती थी। दोबारा प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने की कामना पार्लियामेंट के अंदर माननीय मुलायम सिंह जी ने की थी, जिन्होंने 30 साल तक अपनी पूरी जिंदगी वक्त कर दी समाजवादी पार्टी को। उस मुस्लिम नेता को जेल के अंदर भेज दिया गया पूरे परिवार के साथ, बावजूद उस पर अखिलेश यादव नहीं बोल रहे। भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ ऐसे काले कानून लेकर के आए उत्तर प्रदेश में, वो हमारा बड़ा मसला होगा, जिसको कि हम पावर में आते ही रद्द कर देंगे। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं शहनवाज आलम साहब। शहनवाज आलम साहब उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं और संघर्ष से निकल करके आए हैं। बड़ी बात यह, शहनवाज साहब आपका स्वागत है। शुक्रिया। संघर्ष के बाद राजनीति में कैसा लग रहा है आपको? राजनीति भी एक संघर्ष ही है। पहले भी संघर्ष करते थे। पहले ये था कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं थे, सड़क पे संघर्ष करते थे। अब एक राजनीतिक दल के साथ मिलके संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष हमेशा किए, आगे भी करेंगे, अभी भी कर रहे हैं, तो कोई बहुत अंतर तो महसूस नहीं होता है। पहली बार 30 सालों के बाद ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जमीन पर संघर्ष कर रही है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही शुभ संकेत है इस देश के अवाम के लिए भी, उत्तर प्रदेश के अवाम के लिए भी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी, कि कांग्रेस पार्टी लड़ते हुए दिख रही है। क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है, लड़ते हुए दिखती है, तो उससे लोकतंत्र मजबूत होता है, हमारे संवैधानिक इदारे मजबूत होते हैं। और जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र कमजोर हुआ है, इदारों पे हमले बढ़े हैं, वैसे में बहुत स्वाभाविक है कि इस देश के रक्षक होने के नाते कांग्रेस पार्टी अपने को मजबूत कर रही है, संघर्ष कर रही है। एआईसीसी की जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा संघर्ष तो कर रही है, लेकिन लोग ये चाहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में आकर के बाकायदा, जिसे देहाती शब्दों में कहते हैं कि डेरा डालकर संघर्ष करें। उससे पहले जो सांगठनिक जो स्ट्रक्चर था, रिस्ट्रक्चरिंग जो की जा रही थी, उस पर भी काम हो रहा है। तो बहुत जल्दी प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में आकर के जो आप कह रहे हैं डेरा डालने वाली हैं, वो डेरा भी डालेंगी और जो विरोधी लोग हैं उनका डेरा भी उजाड़ेंगी। पहले ये होता था कि मान लीजिए 10 दिन पहले इलेक्शन में तो टिकट दिए जाते थे, लेकिन अब अभी से विधायकों की, सदस्यों की स्क्रीनिंग हो रही कि इनको टिकट देना है नहीं देना है। इसका क्या कारण? बिल्कुल, मैंने कहा ना कि कारण है कि हमने ये प्रतिज्ञा किया हुआ है कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने कि हमको सरकार बनानी है। और जब सरकार बनाना लक्ष्य है तो जाहिर सी बात है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो पहले ऐसा अक्सर होता था कि चुनाव से ठीक पहले प्रत्याशी आते थे, प्रत्याशी को वक्त नहीं मिल पाता था कि वो बूथ कमेटी बना पाए, प्रचार सही से कर पाए। इन सब कमियों को दूर करने के लिए पहले से जो होमवर्क कहा जाता है, वो होमवर्क हम करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे, जो होमवर्क करता है वो क्लास में फर्स्ट आता है। तो कांग्रेस पार्टी होमवर्क इसलिए कर रही है क्योंकि उसको आंकड़ों में 2022 में फर्स्ट आना है, सरकार बनानी। यानी अब पैराशूट कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। पैराशूट प्रत्याशी अब नहीं आएंगे, आपने सही कहा। अवाम से जुड़ने के लिए आपके पास क्या फार्मूला है? अभी भी अवाम को मास लेवल पे शायद आप लोग नहीं जोड़ पा रहे हैं, उसका क्या कारण? ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, कुछ चीजें हो रही हैं, आपने भी गौर किया होगा। आप दिल्ली की मीडिया है, आप अगर उत्तर प्रदेश के अखबारों में जाएं, छोटे शहरों के संस्करणों में देखें, तो पिछले 1 महीने से ब्लॉकों पे हमारी मीटिंगें चल रही हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में ब्लॉकों पे बैठकें नहीं होती थी, ठीक है। तो ये बहुत जमीनी स्तर पे ये काम हो रहा है और आपको 3 महीने के बाद हमारा संगठन, हमारी पार्टी जमीन से उठते हुए आपको दिखने लगेगी। आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से आते हैं, खुद एक माइनॉरिटी नेता हैं, संघर्ष से निकल करके आए हैं, लेकिन आपकी पार्टी पर पिछले कई सालों से आरोप लगता रहा है कि वो नरम हिंदुत्व की पॉलिसी पर अपना चल रही है। ये आरोप जब लगता होगा तब लगता होगा, हमें भविष्य की तरफ देखना है। और उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा कांग्रेस पार्टी है, ये हर मसले पे सेकुलरिज्म के साथ, हर मसले पे मुसलमानों के नाइंसाफी के खिलाफ बोल रही है, दिख रही है। हमसे ज्यादा कोई भी मुसलमानों के साथ आज खड़ा नहीं है, चाहे वो CA/NRC का आंदोलन हो, चाहे 370 का मसला हो। कश्मीर में 370 हटाया जाता है
तो वहां मौलाना मुलायम सिंह के बेटे और खुद मौलाना मुलायम नहीं जाते हैं, राहुल गांधी जी जाते हैं, जिनको कि श्रीनगर एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया जाता है। अगर सीएनआरसी में आंदोलन करने वाले लोगों को फंसाया जाता है, जेल भेजा जाता है, गोली मारी जाती है, तो अखिलेश यादव नहीं जाते हैं, मुलायम सिंह यादव नहीं जाते हैं। प्रियंका गांधी बिजनौर से लेके, मेरठ से लेके, मुजफ्फरनगर से लेके आजमगढ़ बनारस जाती हैं, जबकि आजमगढ़ से जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। तो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति तो अखिलेश यादव कर रहे हैं, मुलायम सिंह कर रहे हैं सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति। दोबारा प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने की कामना पार्लियामेंट के अंदर माननीय मुलायम सिंह जी ने की थी, जिन्होंने 30 साल तक अपनी पूरी जिंदगी वक्त कर दी समाजवादी पार्टी को। उस मुस्लिम नेता को जेल के अंदर भेज दिया गया पूरे परिवार के साथ, बावजूद उस पर अखिलेश यादव नहीं बोल रहे हैं। हम तो सेकुलरिज्म की राजनीति कर रहे हैं। आपका मुकाबला एक तरफ भाजपा से भी होगा, दूसरी तरफ सपा और बसपा से भी होगा उत्तर प्रदेश में 2022 में जी। किस तरह से दोनों को आप फाइट करेंगे? हमारी लड़ाई मान के चलिए ये कहने के लिए होगा कि हमारी लड़ाई सपा से भी है, भाजपा से भी है। हमारी लड़ाई बेसिकली भाजपा प्लस सपा और बसपा, वो एक ही अलायंस का हिस्सा है, उनके साथ और एक तरफ हम हैं। आप मायावती जी के ट्वीट्स को देखिए, ये भाजपा के ट्वीट्स को ही नए तरीके से लिख करके ट्वीट कर रही है। समाजवादी पार्टी के लोग अपने आजम खान जैसे कद्दावर नेता के साथ खड़े नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उनका पहले से बीजेपी के साथ एक अलायंस बन चुका है। नीतियों के स्तर पे, हिंदुत्व के मुद्दे पे सपा का भाजपा के साथ एक अलायंस हो चुका है। राहुल गांधी कोई बयान देते हैं तो पूरी बीजेपी उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है, लेकिन कांग्रेस के नेता उस तरह से राहुल गांधी का डिफेंस क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं, बिल्कुल करते हैं। एक गलत परसेप्शन बनाया गया है। हर मौके पे पूरी पार्टी राहुल गांधी जी के साथ है। अभी आपने देखा कुछ लोगों ने पत्र लिखा, पूरी पार्टी, पूरे देश भर के कार्यकर्ता ने राहुल गांधी जी के समर्थन में धरने दिए, अपने अपने जिलों में प्रतिरोध किया, अपनी बात रखी कि हम वो राहुल जी के साथ हैं। जिन लोगों ने पत्र लिखा उनके खिलाफ मुखालफत हुई। तो ऐसा नहीं है, पूरी पार्टी और पूरा आवाम राहुल गांधी जी के साथ। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए क्या रोड मैप है आपके पास? देखिए, उत्तर प्रदेश का मुसलमान जब से कमजोर हुआ तब से उसकी सियासी हैसियत भी कमजोर हुई है। समाजवादी पार्टी को वोट करने से पहले मुसलमान एक मुश्त वोट किया करता था कांग्रेस पार्टी, और जब वो कांग्रेस पार्टी को वोट किया करता था तो भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सीटें हुआ करती। तो जब मुसलमान कांग्रेस के साथ आएगा तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप कमजोर होगी। ये मुसलमानों को समझने की जरूरत नहीं, लेकिन कांग्रेस के साथ तो मुस्लिम भी थे, दलित भी थे, अपर कास्ट भी थे, बैकवर्ड भी थे, लेकिन ये सब वोट तो छिटक गए एक एक करके। शाहनवाज साहब छिटके, उनको हम समेटेंगे, क्योंकि जो लोग छिटक के गए थे उनको धोखा मिला है। समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को कहा कि अब बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मेरे साथ आइए, हम आपको तहफ्फुज देंगे, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। लेकिन उसने क्या किया? उसने मुसलमानों को कह दिया कि आपको सियासत करने की जरूरत नहीं है, हम हैं आपके लिए। तो हमारी एक पूरी पीढ़ी को समाजवादी पार्टी ने गैर सियासी बना दिया। उससे पहले जब मुसलमान कांग्रेस को एक मुश्त वोट किया करता था तो उसकी सियासी हैसियत भी हुआ करती थी। कांग्रेस पार्टी राजस्थान जैसे राज्य में, जहां सिर्फ 7% मुसलमान आबादी है, वहां भी बरकतुल्ला खान को मुख्यमंत्री बनाती थी। बिहार में अब्दुल गफूर को मुख्यमंत्री बनाती थी। महाराष्ट्र में अब्दुल रहमान अंतुले को मुख्यमंत्री बनाती थी। असम में एक महिला मुख्यमंत्री, सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री असम में बनती है, सैयदा अनवरत तैमूर। ये तो कांग्रेस ने बनाया। मुलायम सिंह जी, मायावती जी का जब पहली बार अलायंस हुआ था तो इन्होंने एक नारा दिया था, मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। 30 साल पहले ये नारा दिया था, और 30 साल के बाद उसी नारे का जो एक पहलू है, जो मुलायम सिंह जी है, वो पार्लियामेंट में बोलते हैं कि उनकी दिली ख्वाहिश है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और उस गठजोड़ का जो दूसरा हिस्सा था, उस हिस्से की जो सरगना है मायावती जी, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्समैन बनी हुई है। तो मुसलमानों को ये बात समझ में आ गई है। आप मुसलमानों को आबादी के एतबार से टिकट देने जा रहे हैं? बिल्कुल देने जा रहे हैं, बिल्कुल। जितनी आबादी होगी उसके हिसाब से हम मुसलमानों को, दलितों को, अति पिछड़ों को टिकट देने जा रहे हैं।
जिस तरह से मध्य प्रदेश में सपा के कुछ विधायकों ने राज्यसभा के चुनाव में भाजपा को वोट किया, उसी तरह से किसने? मायावती जी ने राजस्थान के इलेक्शन में व्हिप जारी करके कहीं ना कहीं भाजपा को समर्थन करने की बात कही। लेकिन राष्ट्रीय लेवल पे या उत्तर प्रदेश के लेवल पे आप लोग ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि ये लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बारे में अब बताने की भी जरूरत नहीं रह गई। मैं जेल गया, सीए एनआरसी के आंदोलन में 17 दिन वहां जेल में रहा। कांग्रेस पार्टी ने मेरे लिए पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाया। क्यों नहीं समाजवादी पार्टी का कोई मुस्लिम प्रकोष्ठ का, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का नेता जेल भेजा जाता है सीएनआरसी में? क्यों नहीं बसपा का कोई मुस्लिम नेता सीएनआरसी में जेल चला जाता है? आपके सामने कुछ चैलेंजेस भी होंगे विधानसभा चुनाव में? हमारे सामने विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि हमारी जिससे लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इनका जो गठजोड़ है, ये उत्तर प्रदेश के अमन चैन को बिगाड़ने के लिए, धार्मिक आधार पे पोलराइजेशन कराने के लिए कुछ भी कर सकता है। किन मुद्दों पे आप इलेक्शन लड़ने जाएंगे? हम कई तरह के मसले होंगे, किसानों का सवाल होगा, बेरोजगारों का सवाल होगा। ये जो पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों की तादाद में बेरोजगारों ने ताली पीटा, थाली बजाया, टार्च जलाया, दिया जलाया, और प्रधानमंत्री जी के पहले जन्मदिन पे, इनके 2 जन्मदिन पड़ते हैं, एक तो जिसमें ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई की है, जिसका और कोई आज तक छात्र ही नहीं मिला है, और दूसरा जो इन्होंने चुनाव आयोग में अपना एफिडेविट दिया, तो इनका 2 जन्मदिन है। तो पहले जन्मदिन के दिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के छात्रों ने बेरोजगारी दिवस मनाया, इससे जाहिर है कि विपक्ष के नाते हम बेरोजगारी को अपना सबसे बड़ा मुद्दा बनाने जा रहे हैं। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ ऐसे काले कानून लेकर के आए उत्तर प्रदेश में, वो हमारा बड़ा मसला होगा, जिसको कि हम पावर में आते ही रद्द कर देंगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, जिसके तहत आप किसी को भी पकड़ करके बिना वारंट के जेल में डाल सकते हैं और अदालत भी आपके मसले पे संज्ञान नहीं ले सकती है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होने जा रही है, जिसको कि हम राजनीतिक मसला बनाएंगे। बेगुनाह मुसलमानों की जो गिरफ्तारियां हो रही है गौकशी के नाम पे, उनके ऊपर जो एनएसए लगाया जा रहा है, जो गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है और उनको जेलों में भेजा जा रहा है, यानी मुसलमानों के जो सुरक्षा का सवाल है, वो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो का एक बड़ा सवाल होने जा रहा है। तो हमारे सामने ये कास्ट के लोग भी कह रहे हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं। देखिए, इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है, न पिछड़ा सुरक्षित है, न अगड़ा सुरक्षित है, न दलित सुरक्षित है, न मुसलमान सुरक्षित है। यहाँ तक कि आपने पढ़ा होगा बयान तोगड़िया भी कह रहा है कि वो सुरक्षित नहीं है, उसका एनकाउंटर सरकार करवा सकती है। पहली बार ऐसी सरकार आई है, इसीलिए तमाम वर्गों के लोग मिलकर के इस सरकार को इतिहास के कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। जिस तरह राहुल गांधी के ट्वीट्स को रीट्वीट और उनके वीडियोस को लाइक्स मिल रहे हैं और एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के वीडियोस को डिसलाइक मिल रहे हैं, उसे किस तरह आप देख रहे हैं? इससे तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश का और पूरे मुल्क का नौजवान, इस देश का गरीब किसान क्या सोच रहा है। ये सिर्फ लाइक और डिसलाइक का मामला नहीं है। इससे भारत में आने वाले दिनों में जो परिवर्तन होने जा रहा है, सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, जो नया शख्स जो सत्ता पे बैठने जा रहा है, जो पुराना शख्स सत्ता से हटाया जाना है, उसका ये एक तरह से रिहर्सल है। शर्मा साहब, हम ये देख रहे हैं कि आप मुद्दों पे बात कर रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी पे एक आरोप ये भी लगता है कि आपको बुर्के वाले मुसलमान चाहिए। हमारे यहाँ प्रदेश महासचिव जो है, वो जामिया विश्वविद्यालय से छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, जनाब बदरुद्दीन कुरैशी साहब। हमारे यहाँ जो नया मुसलमान आ रहा है, क्योंकि देखिए पीढ़ियां बदल रही है, समय बदल रहा है ना। मुसलमानों में भी एक नया पॉलिटिकल मिडिल क्लास खड़ा हो रहा है, वही राजनीति करता है, वही राजनीति का वाहक है, हम भी उसी का हिस्सा है। तो ये एक जो स्टीरियोटाइपिंग की गई है कि कांग्रेस पार्टी को बुर्के वाले लोग पसंद है, दाढ़ी टोपी वाले पसंद है, क्योंकि इस देश में रहने वाला हर आदमी हमको पसंद है, चाहे वो दाढ़ी वाला हो, तिलक वाला हो, बुर्के वाला हो, बिना बुर्के वाला हो। इस देश की आवाम को हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम तो सबको पसंद करते हैं। और एक बात ये भी कही जाती है कि राहुल गांधी बहुत सीधे, बहुत भोले, बहुत एक मासूम किस्म के आदमी है, राजनीति में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। देखिए, चतुर चालाक का पैमाना भी थोड़ा बदल जाता है। राजनीति करने वाले आदमी को सोबर होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, सच बोलना चाहिए, अपने बात पे कायम रहना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी जी थे, राहुल गांधी जी को अगर आप देखें तो तमाम मुद्दों पे पोलाइटली बात करते हैं, तो उनके बयान में, उनके बातचीत में
हिंसा नहीं, हिंसक वो अभिव्यक्ति आपको नहीं दिखती है, बॉडी लैंग्वेज बहुत हिंसक नहीं है, सोबर लोग हैं, वेल कल्चर्ड लोग हैं, ठीक है। वो किसी फासिस्ट तंजीम से निकल के नहीं आए हैं कि उनके अंदर किसी के प्रति हिंसा है तो वो चेहरे पर भी दिखेगी। जब कोई एक फासिस्ट आदमी सत्ता में हो, झूठ बोलने वाला आदमी सत्ता में हो, तो एक तो तरीका ये है कि कोई उससे भी ज्यादा झूठ बोलने वाला आ जाए। दूसरा तरीका ये है कि कोई झूठ बोलता है तो फिर सच को भी लोग सुनने के लिए तैयार होते हैं। अगर कहीं हिटलर इस दुनिया में किसी कोने पे हिटलर होता है तो ये भी सच्चाई है कि उसी वक्त पे उसी धरती पे किसी कोने में एक महात्मा गांधी भी होता है। आपने फासिस्ट संगठन की बात की, जो राहुल के विरोधी हैं वो भी ये कहते हैं कि कम से कम पहली बार कोई ऐसा नेता आया है जो फासिस्टों को खुल करके ललकार रहा है। आरएसएस पे समाजवादी पार्टी तो नहीं बोलती है, बहुजन समाज पार्टी तो नहीं बोलती है, लालू यादव जी बोलते थे जिनको जेल में डाल दिया गया, फंसा दिया गया। राहुल गांधी के अलावा इस देश में फांसीवाद के खतरे को कौन बोल रहा है, कॉर्पोरेट क्रोनिक कैपिटलिज्म के खतरे को कौन देख पा रहा है? सिर्फ राहुल गांधी तो देख रहे हैं, क्योंकि उनके पास विजन है। और किसी भी लीडरशिप के पास, किसी भी पार्टी के नेता के पास कोई विजन नहीं। राहुल गांधी जी ने कोविड के शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि इस तरह की सुनामी आने जा रही, अगर आपको इकोनॉमी को बचाना है तो अपने लोगों को न्याय योजना जैसी कोई योजना लेके आइए, हर परिवार के मुखिया को 10,000 रुपया अकाउंट खाते में डालिए। ये तो आज जनता को भी समझ में आ रहा है कि जरूरत है, विश्व बैंक और दूसरी तंजीमों को भी समझ में आ रहा है कि जरूरत है। तो आखिर ये बात उन्होंने कैसी कही? क्योंकि उनको कंसर्न है, उनके पास एक विजन है। और दूसरे तरफ जो साहब है सिर्फ टेलीविजन के भरोसे है। तो विजन और टेलीविजन के बीच जो टकराव है, इस टकराव में जो विजन वाला होगा वही तो देश को चला पाए। कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप को, राहुल गांधी जी को मालूम था कि 2 महीने 3 महीने बाद सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। यही मीडिया, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग आज से 4 महीना पहले जमाती लोगों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे। जनता के एक हिस्से को भी ये बात समझा दी गई थी, लेकिन आज कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता, क्योंकि समय ने सब साफ कर दिया कि ये कैसे फैला है, जमातियों का कोई रोल नहीं है। मनमोहन सिंह जी ने क्या बोला था कि मुझे इतिहास सही साबित करेगा। उन्होंने ये पलट करके बयान नहीं दिया कि नहीं मैं ही सही था। 5 साल में लोगों को पता चल गया कि समय है, समय बहुत सारी चीजें क्लियर कर देता है। एक समय जो आज आम जनता, जो आम बेरोजगार छात्र नौजवान मोदी करता था, आज वही लोग उसी सरकार के खिलाफ ताली भी पीट रहे हैं, थाली भी पीट रहे हैं। ठीक है शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी शुक्रिया, धन्यवाद। आपके साथ हैं मिलेंगे इंशाअल्लाह।